हेलो, आवाज नहीं आ नहीं रहा आ है? रहा। Okay, so let us, I am repeating it again. Let us study the Carnot theorem. Carnot theorem, what does it say? That for the same temperature limit, if it is, there is the TH or T1, it is said that higher temperature limit is also called as TA, it is denoted by TL, lower temperature, or T1 or T2. Suppose within these two temperature limit, many heat engine is working, say engine 1, 2, engine 3, engine 4. If out of these 4, 3 are irreversible engine and 1 are reversible engine, then the efficiency of 4 which is reversible will always efficiency of the all remaining cycle. That means अगर कोई भी सेम टेम्परेचर लिमिट पे काम कर रहा है तो रिवर्सिबल जो साइकिल होगा उसका एफिशिएंसी सबसे ज्यादा होगा, एंड दिस इज कॉल्ड एज कार्नोट, थ्योरम. सो कार्नोट थ्योरम का क्या स्टेटमेंट है वो हम लिखने जा रहे हैं. स्टेटमेंट आपका लिख रहे हैं, स्टेटमेंट हम लिख रहे हैं, फॉर वेरियस इंजन्स वर्किंग बिटवीन द सेम टेम्परेचर, temperature limits, none has higher or none has efficiency greater than reversible cycle efficiency. सबसे ज्यादा किसका होगा? रिवर्सिबल साइकिल का. अब अगर इसका प्रूफ करना चाहते हो कि नहीं सर इसको हम कैसे प्रूफ कर पाएंगे, देन यू कैन, हम कैसे प्रूफ कर सकते हैं, लेट अस प्रूव इट. हमने क्या कर दिया है, हमने क्या मान लिया है, इन दोनों साइकिल के बीच में सपोज हम दो इंजन मान लेते हैं. एक मान लेते हैं E1 जो कि E1 है और दूसरा है, सपोज दूसरा
इसका E1 है और जिसमें वर्क डन हो रहा है कितना W1, ये लिया Q1 और रिजेक्ट हुआ Q2। अब एक और दूसरा साइकिल हम ले लेते हैं जो है E2, ये लिया हिट कितना Q1 और ये हुआ Q2 और इसने वर्क डन किया W2 फॉर द सेम टेम्परेचर लिमिट। सपोज सेम टेम्परेचर लिमिट के बीच में कितना है, दोनों का दो हीट इंजन है जिसका एक जो दो हीट इंजन है जिसका कि एक है इवन और एक है इरिवर्सिबल और दूसरा है इरिवर्सिबल। सपोज हम मान लेते हैं कि E2 जो है, हम मान लेते हैं E2 है रिवर्सिबल और E1 इरिवर्सिबल, ये हम मान लिए। और हम ऑल्सो क्या मान लेते हैं, हम ये मान लेते हैं कि हम ये भी मानते हैं कि इरिवर्सिबल साइकिल स्टेटमेंट क्या कहता है कि इन दोनों में कार्नोट थ्योरम क्या कहता है कि रिवर्सिबल जो E2 है उसका एफिशिएंसी ज्यादा होना चाहिए। हम क्या मान लेते हैं, उल्टा मान लेते हैं कि लेट अस assume that the efficiency of irreversible cycle या इरिवर्सिबल, अगर ये इंजन हमने माना है तो इंजन लिखा जाए। इंजन ये कौन सा है, E1 is greater than that of रिवर्सिबल इंजन। रिवर्सिबल इंजन कौन सा होगा, E2 हो गया। Therefore हमने क्या माना है, efficiency of irreversible is greater than efficiency of reversible। तो इसके कारण हमारे पास क्या मिल जाएगा, देखिए इसके कारण हम ये लिख सकते हैं कि efficiency of 1 is greater than efficiency of 2। 1 कितना है, W1 upon Q1 is greater than W2 upon Q2। Q1 ही सेम, दोनों में हमने हीट इनपुट सेम रखा है। Therefore for the same input क्या होगा, W1 is greater than W2। अब हमने क्या कर रखे हैं, हम मान लेते हैं कि हम जानते हैं कि E2 क्या है, रिवर्सिबल है, तो हम इसको अगर रिवर्स कर देते हैं तो क्या होगा, सारा इफेक्ट है वो क्या हो जाएगा, रीस्टोर हो जाएगा। मतलब क्या हो रहा है, ये जो Q2 E2 से इस सिस्टम में गया है अब वापस मिल जाएगा क्या, Q2। ये जो वर्क डन इस डायरेक्शन में है ये क्या मिल जाएगा, W2। और ये जो Q1 गया है वो क्या हो जाएगा, Q1 हो जाएगा कि नहीं, क्यों होगा, क्योंकि ये रिवर्सिबल है, रिवर्सिबल में सेम पाथ फॉलो करता है और जो भी इफेक्ट हुआ है सिस्टम और सराउंडिंग का वो रीस्टोर हो गया है। तो बताइए इस प्रोसेस में क्या हुआ था, E2 से लोअर टेम्परेचर में Q2 गया और E2 के द्वारा वर्क डन किया गया सराउंडिंग पे और U2 में T1 से आया Q1। तो जब रिवर्स करेंगे तो लो टेम्परेचर से किधर चला जाएगा, Q2, और ये सिस्टम से सराउंडिंग में, सराउंडिंग से सिस्टम में W2 और ये नीचे आ जाएगा। तो हम क्या कर रहे हैं कि अब हम, चूंकि ये साइकिल, हम लिख लेते हैं वो स्टेटमेंट ताकि आपका नोट्स बनता रह जाए। as E2 is reversible engine, let us reverse the direction। जैसे ही हमने डायरेक्शन रिवर्स कर दिया, जैसे ही हमने डायरेक्शन को रिवर्स किया, हम जैसे ही डायरेक्शन को रिवर्स करेंगे तो बताइए क्या बन जाएगा। इसको अगर हम बनाना चाहते हैं तो हम इसको, अगर हम क्या करना जा रहे हैं, इसको हम बनाने जा रहे हैं साइकिल, तो ये जो हो जाएगा किस तरीके से, देखिए ये हो जाएगा लोअर टेम्परेचर या T2। ये इंजन क्या था, E1 जो हीट Q2 दे रहा है और यहां से कितना मिल रहा है इसको, Q1। और यहाँ पे इंजन क्या है, ये
E2 जो रिवर्स जैसे ही करेंगे तो क्या हो जाएगा, Q2 हो जाएगा ना, और ये क्या हो जाएगा, W2, ये हो जाएगा W2, और ये क्या हो जाएगा, Q1, ये क्या हो जाएगा, Q1। अब बताइए ये जो W2 है, ये जो W2 आ रहा है, ये जो W2 आ रहा है इस केसेस में ये प्रोसेस, सपोज हम ये W2 जो आया है, अगर हम इसको इसके आउटपुट से निकाल के दे देते हैं, जैसे इसका जो आउटपुट कितना था बताइए, W1 है, ये कितना है, W1 है। इसमें से हमने क्या कर दिया है कि W2 पार्ट एनालिसिस करने के लिए हम ये जो W2 पार्ट आ रहा था सिस्टम से सराउंडिंग की ओर, वो अब हम ये जो W2 आ रहा है वो हम इस W1 से वो पार्ट हमने इसमें दे दिया है, W2 पार्ट। तो बाकी जो बच गया, कितना पार्ट बच गया है, बाकी जो इसमें बच गया है वो कितना बच गया, W1 माइनस W2, इतना बच गया, ये वर्क डन बच गया है। और अगर हम ये मान लेते हैं कि जो E1 है वो Q1 चाहिए, तो ये E2 को जो आउटपुट मिल रहा है वही हम सप्लाई कर दे रहे हैं, कनेक्ट कर दे रहे हैं। अब ये बताइए ये रिजर्वायर का क्यों जरूरत पड़ा था, क्योंकि ये Q1 और Q2 मिल रहा था उससे। अब हम इसके एक साइकिल के आउटपुट से दूसरे साइकिल का हम इनपुट दे रहे हैं, यानी E2 को आउटपुट का हीट जो मिल रहा है, रिजेक्ट हो रहा है Q1, वो हम E1 में सप्लाई कर दिए, और E1 का जो वर्क डन है उसका पार्ट हम E2 में सप्लाई कर दिए। अब बताइए अगर हम इसको एक हम सिंगल साइकिल ले लेते हैं, इसे अगर हम एक सिंगल साइकिल डिवाइस मान लेते हैं, इसे E1 और E2 को ऑल टुगेदर हम एक सिस्टम मान लेते हैं, एक हम सिंगल सिस्टम मानते हैं, सिंगल डिवाइस मान लेते हैं। तो बताइए ये एक ही रिजर्वायर से इंटरेक्ट कर रहा है और नेट वर्क डन दे रहा है कितना, W1 माइनस W2। सो दिस इज वायलेशन ऑफ केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट। किसका वायलेशन हमें मिला, यहाँ पे मिला वायलेशन ऑफ केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट, केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट, केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट। अब बताइए केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट का यहाँ पे वायलेशन मिल गया। देयरफॉर जो हमने ये माना था कि रिवर्सिबल साइकिल का एफिशिएंसी ग्रेटर है, इरिवर्सिबल साइकिल इंजन का एफिशिएंसी रिवर्सिबल साइकिल इंजन से ज्यादा है, वो मानना गलत है। क्यों, क्योंकि जब हम ये मान रहे थे तो हमें केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट वायलेट हो जा रहा है। Therefore, we can say that efficiency of reversible cycle is always क्या होगा, ज्यादा होगा। Therefore, we can write down a statement that हम क्या लिख सकते हैं कि hence क्या हम मान सकते हैं कि our assumption is wrong. Therefore, the efficiency of irreversible cycle इंजन या साइकिल जो भी बोलना है, इंजन कैन नॉट बी ग्रेटर देन दैट ऑफ रिवर्सिबल इंजन। ऑपरेटिंग इंजन साइकिल ऑपरेटिंग between same temperature limits। देखो हम टेम्प लिख दे रहे हैं थोड़ा सा शॉर्टकट में, आप लोग ऐसा नहीं लिख सकते एग्जाम में, ठीक है।
ये कब माने थे? जब हमने मान लिया था क्या कि दोनों का इफिशियंसी ग्रेटर देन है, मतलब इफिशियंसी ऑफ 1 इज नॉट इक्वल टू इफिशियंसी ऑफ 2। तब हमें क्या मिला? वायलेशन ऑफ केल्विन प्लैंक्स। अगर आप दोनों को इक्वल भी मान लोगे, यानी रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल इफिशियंसी का बराबर भी मानोगे, तब किसका वायलेशन मिल जाएगा? वायलेशन ऑफ क्लॉसियस स्टेटमेंट। देयरफॉर हम क्या कर सकते हैं? इफिशियंसी ऑफ दोनों के केसेस में ना तो बराबर हो सकता है और ना ही ग्रेटर देन हो सकता है। ओनली पॉसिबल क्या है कि इरिवर्सिबल साइकिल का इफिशियंसी हमेशा लेस देन इरिवर्सिबल प्रोसेस हो। लेस देन, सॉरी, efficiency of irreversible cycle is always less than reversible cycle। ठीक है, सो ये वाला स्टेटमेंट अभी हमने बनाया था, ये वाला गलत हो गया। अगर आप इक्वल टू भी लोगे तो आपका किसका वायलेशन मिल जाएगा? क्लॉसियस स्टेटमेंट का। प्लीज नोट इट डाउन, प्लीज नोट इट डाउन, प्लीज नोट इट डाउन, प्लीज नोट इट डाउन। सो आप इसको नोट डाउन करते जाइए, हम ऊपर से मिटा दे रहे हैं कुछ कुछ। सो हम क्या कर रहे हैं कि इसके आधार पे हम क्या क्या कंक्लूजन ड्रॉ किए हैं। हमारे पास 3 कंक्लूजन है जो कि आपको ध्यान में रखना चाहिए। 3 कंक्लूजन ध्यान में रखना चाहिए जो हमने कंक्लूजन में ड्रॉ किया है। और वो कंक्लूजन क्या क्या है? वो कंक्लूजन है, वो कंक्लूजन क्या क्या है? क्या क्या अपना पॉइंट रिमेंबर कर सकते हो? पहला पॉइंट ये है कि ऑल रिवर्सिबल engines working between same temperature limits have same efficiency। अगर सपोज दो टेम्परेचर लिमिट ले लिए, दो टेम्परेचर लिमिट ले लिए, इसमें 1 साइकिल है, दूसरा साइकिल है, तीसरा, अगर सारा का सारा साइकिल 2 3 रिवर्सिबल साइकिल है तो हर एक का इफिशियंसी 1 हो चाहे 2 हो, सबका सेम रहेगा। और ये जो इसका आप चाहे वर्किंग फ्लूइड जो भी ले लीजिए, इसमें एयर ले लीजिए, इसमें लिक्विड ले लीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी जो इफिशियंसी ऑफ रिवर्सिबल साइकिल होता है वो वर्किंग फ्लूइड से इंडिपेंडेंट होता है। और ये जो इफिशियंसी है वो सिर्फ टेम्परेचर लिमिट पे डिपेंड कर रहा है कि किस लिमिट के बीच में ये साइकिल काम कर रहा है। सो हमारे पास 3 पॉइंट हमें इसमें ध्यान रखना है। क्या हो गया? पहला क्या है कि दो टेम्परेचर लिमिट के बीच में चाहे जितना भी रिवर्सिबल साइकिल इंजन लगा दो, सबका इफिशियंसी सेम होगा। और रिवर्सिबल जो इंजन है उसका इफिशियंसी, इफिशियंसी ऑफ ए रिवर्सिबल साइकिल इंडिपेंडेंट ऑफ क्या होगा? वर्किंग सब्सटेंस। इंडिपेंडेंट ऑफ वर्किंग फ्लूइड, उसके इंडिपेंडेंट होता है। पर ये किस पे डिपेंड करता है? इसका इफिशियंसी सिर्फ और सिर्फ इफिशियंसी ऑफ अ रिवर्सिबल साइकिल डिपेंड्स ओनली ऑन टेम्परेचर लिमिट। ये तीनों पॉइंट आपको ध्यान रखना है। डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर्स लिमिट ओनली, टेम्परेचर लिमिट्स ओनली, बस इतना ही पे ये डिपेंड करता है। प्लीज नोट इट डाउन, प्लीज नोट इट डाउन। आप इतना नोट डाउन कर लीजिए प्लीज। ओके, अगर आप प्लीज नोट इट डाउन, आप तीनों पॉइंट याद रख लीजिए। 1 मिनट हम टाइम दे रहे हैं।
चलिए अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करते हैं। वो टॉपिक है थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर स्केल। थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर स्केल। थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर स्केल। इसमें क्या है कि सपोज हम 2 साइकिल लेते हैं। एक ले लिए हैं, सपोज ये, चलिए इधर से लिखते हैं, ये T1 है। T1 से पहला इंजन जुड़ा हुआ है सपोज E1, जो हीट ले रहा है Q1, तो ये वर्क डन जो देगा वो होगा W1, और ये Q2 T2 पे हीट रिजेक्ट कर रहा है। ये पहला साइकिल हुआ। दूसरा साइकिल क्या है, ये T2 से Q2 ले रहा है, और ये इंजन E2 है जो वर्क कर रहा है W2 और हीट रिजेक्ट कर दे रहा है T3 में। और E1 E2 बोथ आर रिवर्सिबल। क्या है E1 E2, क्या है E1 E2 रिवर्सिबल है। एक केसेस ये है, ठीक है, इसमें हमने एक इंजन लिया है। अब अगर हम एनालिसिस करते हैं, अब अगर हम इसका एनालिसिस करते हैं तो इसका इफिशियंसी, 1 का इफिशियंसी कितना होगा, W1 अपॉन Q1, जिसको हम लोग लिख सकते हैं कि Q1 माइनस Q2 अपॉन Q1, इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस Q2 अपॉन Q1। तो इस तरीके से हमने क्या पाया, अभी आप अगर इंजन ये है, इंजन है, क्या ये इफिशियंसी ऑफ 1, क्या ये रिवर्सिबल। ये हम जानते हैं किसका फंक्शन होता है, ये सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर लिमिट पे डिपेंड करता है। अभी देखिए पॉइंट नंबर 3 में देखिए, यही था ना, कार्नोट थ्योरम क्या कहा था कि रिवर्सिबल साइकिल जो भी होता है उसका एफिशिएंसी सिर्फ टेम्परेचर लिमिट पे डिपेंड करता है, वर्किंग सब्सटेंस पे नहीं। यानी ये सिर्फ फंक्शन ऑफ T1 और T2 होगा। देयरफॉर इन दोनों से हम क्या कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं कि 1 माइनस Q2 अपॉन Q1 इज नथिंग बट फंक्शन ऑफ T1 माइनस T2, T1 T2 is a function of T1 and T2। therefore Q2 अपॉन Q1 क्या हो जाएगा, 1 माइनस फंक्शन ऑफ T1 T2। जिसको हम लोग क्या लिख सकते हैं बताइए, रिवर्स कर देते हैं, रीअरेंज कर देते हैं Q1 अपॉन Q2, तो इसको हम लोग क्या लिख रहे हैं 1 अपॉन 1 माइनस फंक्शन ऑफ T1 T2। मैथमेटिकल कुछ जनरल भी फंक्शन हो सकता है, नो प्रॉब्लम। ये क्या है, इसको हम लोग एक नया फंक्शन डिफाइन कर सकते हैं, इसको हम लोग एक नया फंक्शन डिफाइन कर सकते हैं। मतलब हम क्या लिख सकते हैं कि Q1 अपॉन Q2 is nothing but a new function of T1 and T2। हम लिख सकते हैं, बिल्कुल एक नया फंक्शन फाइव लिख दिए। इन द सिमिलर फैशन हम ये लिख सकते हैं कि Q2 अपॉन Q3, ये क्या हो रहा है, Q1 और Q2 अगर रिवर्सिबल है तो हमने क्या पा लिया, Q1 अपॉन Q2 का जो रेशियो आएगा वो एक फंक्शन T1 और T2 का आएगा।
ये हमने कंक्लूजन ड्रॉ किया। सिमिलरली अगर हम किसको ले लेते हैं, इंजन 2 जो T2 और T3 के बीच में काम कर रहा है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं सिमिलर फैशन में, Q2 अपॉन Q3 इज नथिंग बट द सेम रिलेशन T1 T2 और T3 के बीच में होगा। अब इसी के केसेस में हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे हम एक नया साइकिल इंजन ले लेते हैं जो T1 से एक नया इंजन E3 लेते हैं जो रिवर्सिबल है, लेकिन ये काम किसके किसके बीच कर रहा है, T1 और T3 के बीच में। तो ये सपोज वर्क डन कितना दे रहा है, W3। तो हम सीधे इस केसेस में क्या रिलेशन लिख सकते हैं, Q1 अपॉन Q3 इज इक्वल टू नथिंग बट फाई ऑफ T1 एंड T3। ये तीनों हम लोग लिख सकते हैं, ये तीनों हम लिख सकते हैं, ये तीनों हम लोग इजिली लिख सकते हैं। देयरफॉर हम क्या करते हैं अब कि एक रेशियो लेते हैं Q1 अपॉन, चलो एक लाइन खींच दे रहे हैं, इसको हमने बाउंड्री लाइन खींच देते हैं। हम क्या करने जा रहे हैं, Q1 अपॉन Q2 ले रहे हैं। तो ये कितना हो जाएगा बताइए, इसको हम लोग लिख सकते हैं Q1 अपॉन Q3 अपॉन Q2 upon Q3, that is nothing but this is the function of T1 T3 and it is function of T2 and T3. So Q1 और Q2 जो मिल गया, Q1 और जो Q2 मिला, ये एक, अगर T3 जनरली जो इंजन का केसेस में करोगे वो एटमॉस्फेरिक एयर होता है, इन्वायरमेंट में जनरली फेंकते हैं। तो अगर ये T3 अगर मेनली फंक्शन क्या हो जाएगा, फिक्स्ड हो गया। जनरली जो कोई भी इंजन देख लो, सारा धुआं देख लो, सारे जगह एटमॉस्फेयर में जाता है, चाहे आपका बाइक बुलेट जैसा भी हो, पिछला भी हम केसेस में किए थे, एटमॉस्फेयर, और वो जनरली टेम्परेचर, एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। फॉर ए पर्टिकुलर सीजन क्या होता है, कांस्टेंट रहता है, थोड़ा बहुत वेरी करता है। तो वो अगर हम T3 को हम लोग क्या मान ले, कांस्टेंट, T3 को अगर हम कांस्टेंट मान लें, तो ये जो रेशियो हो जाएगा, ये जो रेशियो होगा वो क्या हो जाएगा, एक नया फंक्शन ऑफ T1 हम सिर्फ मान लेंगे, जो सिर्फ फंक्शन ऑफ T1 है, जो फंक्शन ऑफ T1 हो जाएगा, और ये T2 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि सिंस T3 इज कांस्टेंट, T3 इज कांस्टेंट। ये क्या किए हैं केल्विन साहब ने इस जो फंक्शन है उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में उन्होंने सिंपल मान लिया, साई t इज इक्वल टू टी, साई ऑफ t इज इक्वल टू टी। देयरफॉर उनका एक फंक्शन का ये मानना सिंपली कौन सा रिलेशन देगा, उन्होंने सिंपलेस्ट इन्होंने कन्वीनियंट के रूप में इस तरीके का रिलेशन मान लिया, that will give the Q1 upon Q2। चलो ये दूसरा कलर में दे देते हैं, Q1 that will give Q1 upon Q2 will be nothing but T1 upon T2। So this relation is called as Kelvin scale, since it is given by the Kelvin, or thermodynamic temperature scale, केल्विन स्केल, इसको कहा जाता है केल्विन स्केल। ये किसके लिए है, वैलिड ओनली फॉर, ये हमने कब ये सब सारा रिलेशन माना है, जब सिर्फ साइकिल रिवर्सिबल हो, तो ओनली फॉर रिवर्सिबल साइकिल, ओनली फॉर रिवर्सिबल साइकिल। तो ये क्या कह रहा है कि अगर केल्विन स्केल पे हम बात करें और इंजन रिवर्सिबल हो, यानी ये जो इंजन हो वो अगर दो टेम्परेचर ले लिए हैं और दो टेम्परेचर लिमिट के बीच में अगर ये रिवर्सिबल इंजन हो और Q1 ले रहा है और Q2 दे रहा है, तो W भी देगा। तो जो Q1 और Q2 के बीच में रिलेशन होगा
जो Q1 और Q2 के बीच में जो रिलेशन होगा, वो रिलेशन ये टेम्परेचर के साथ होगा। या हम ये कह सकते हैं कि ये दोनों जो टेम्परेचर है T1 और T2 वही रिलेशनशिप फॉलो करेगा जो Q1 और Q2 फॉलो करता है। मतलब अगर रिवर्सिबल इंजन है तो रिवर्सिबल इंजन के टेम्परेचर लिमिट वही रिलेशन को बियर करेगा या फॉलो करेगा जो हीट सप्लाइड और हीट रिजेक्टेड एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप फॉलो करेगा। जो Q1 Q2 के साथ रिलेशन होगा वही रिलेशन T1 और T2 का होगा। सो दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ केल्विन स्केल और thermodynamic temperature scale, thermodynamic temperature scale. So you can write down in a single notes. क्या आप लिख देंगे? Please take it down in parallel. हम अब नोट लिखते जा रहे हैं कि to temperature on Kelvin scale bear the same relationship to, प्लीज आप नोट डाउन कर लीजिए, each other as do the heat absorbed, Q1 क्या है? हीट एब्जॉर्ब्ड है, and rejected respectively by a Carnot heat engine operating between 2 reservoirs. Please note it down at these temperatures. इसमें और क्या हो गया है बताइए कि ये एक और क्या इसमें एक होता है, इसमें बताइए क्या हम किसी पर्टिकुलर सब्सटेंस के कैरेक्टरिस्टिक्स पे डिपेंड कर रहा है? नहीं डिपेंड कर रहा है। यानी केल्विन स्केल क्या होगा? इंडिपेंडेंट ऑफ द पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनी पर्टिकुलर सब्सटेंस। ये इससे भी इंडिपेंडेंट होता है। ये क्यों हो गया? क्योंकि आपका कार्नट थ्योरम का सेकेंड स्टेटमेंट से हमने ये कंक्लूजन ड्रॉ किया। सो प्लीज टेक इट डाउन, प्लीज नोट इट डाउन, प्लीज नोट इट डाउन, प्लीज नोट इट डाउन। अब इसके बाद आप इतना नोट डाउन कीजिए, नहीं तो 1 मिनट और एक कंसेप्ट हम डिस्कस कर लेते हैं। चलिए एक मिनट हम देते हैं, उसके बाद आप नोट डाउन कर लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। हम उसके बाद 1 मिनट के बाद हम लोग एक और टॉपिक इसी के साथ हम क्या डिस्कस करने जा रहे हैं। प्लीज नोट इट डाउन, मैं वेट कर रहा हूं। चलिए नोट डाउन कर लिए होंगे। अब ध्यान दीजिए कि ओवरऑल कंबाइंड एफिशिएंसी क्या होगा। देखिए इस केसेस में आप अगर ध्यान देंगे तो ये एक साइकिल है और ये एक साइकिल है, दोनों क्या हो गया? एक दूसरे से कपल्ड किया हुआ है। ये एक साइकिल है और ये एक साइकिल है, दोनों एक दूसरे से
कपल किया हुआ है। तो बताइए इसका ही कुछ इफिशियंसी है और इसका कुछ इफिशियंसी है, तो जब कंबाइंड साइकिल हो गया तो उसका क्या इफिशियंसी होगा, यानी क्या हो गया, द ओवरऑल कंबाइंड साइकिल इफिशियंसी फॉर टू साइकिल कपल्ड टुगेदर। अब वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो वो अगर हम डिस्कस करने जाएंगे तो कैसे होगा, तो देखिए थोड़ा सा देख लीजिएगा। इफिशियंसी ऑफ वन कितना है, W1/Q1। इफिशियंसी ऑफ टू कितना है, W2/Q2 है। देयरफॉर अगर हम इफिशियंसी ऑफ कंबाइंड कर देते हैं तो कंबाइंड कितना हो गया, नेट आउटपुट कितना हो गया, W1 + W2। और हीट कितना दिए गए, टोटल इनपुट हुआ है Q1। तो इसको हम लोग कितना लिख सकते हैं, W1/Q1 प्लस कितना लिख सकते हैं, W2/Q1। देयरफॉर हम लोग इसको लिख सकते हैं W1/Q1 प्लस, इसको हम लोग कर देते हैं, एक काम करते हैं, W2/Q2 लिख देते हैं और इसको लिख देते हैं Q1/Q2/Q1। मतलब क्या, हमने थोड़ा सा रीअरेंज, इसको क्या कर दिया, ऊपर नीचे Q2 और Q2 से मल्टीप्लाई कर दिया है। देयरफॉर इट विल बिकम हाउ मच, W1/Q1 प्लस W2/Q2 इनटू क्या हो गया, Q2 को हम लोग कितना लिख सकते हैं, Q1 minus W1/Q1। Therefore, it will become W1/Q1 plus W2/Q2 into 1 minus W1/Q1। ये क्या हो गया है, ये हो गया इफिशियंसी ऑफ 1, ये हो गया इफिशियंसी ऑफ 2 और ये हो गया इफिशियंसी ऑफ 1। देयरफॉर इफिशियंसी ऑफ कंबाइंड अगर लिखते हैं, कंबाइंड लिखते हैं तो कितना हो जाएगा, efficiency of 1 plus efficiency of 2 minus efficiency of 1 into efficiency of 2. So this is the final expression. Please note down quickly as time is very short, 1 मिनट बच रहा है। तो ये कंसेप्ट हमने क्लियर कर दिया, ये टॉपिक हमारा थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर स्केल कंप्लीट हो गया। सो प्लीज अगर दो साइकिल कपल्ड है तो ये है, आप इसका स्क्रीनशॉट फिलहाल लेके लिख रख दीजिए, अगर स्क्रीन ऑफ हो जाता है तो, क्योंकि फ्यू सेकंड और बचा है। उसके बाद प्लीज रिकनेक्ट अगेन।